हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों का फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमारे ऑप्शन हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे, नाम याद रखिएगा, एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, एलिजा इम्पे को। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। हमारे ऑप्शन हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। हमारे ऑप्शन हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है नियंत्रक मंडल की स्थापना, फिर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, फिर ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, या अगला ऑप्शन है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। कौन सा और किसके साथ मिलाना है। दोस्तों सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। फिर अगला है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई।
साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। और लास्ट है हमारा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही बैठेगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? हमारे ऑप्शन है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा। अगला ऑप्शन है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों पूछ रहा है द्विसदनीय विधायिका केंद्र में, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? हमारे ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गईं? हमारे ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नरों को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। हमारे ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? हमारे ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? हमारे ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनाडा। दोस्तों भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।
कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में। हमारा पहला ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं। अगला ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, या द्विसदनीय विधायिका है, या न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। दोस्तों ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला ऑप्शन है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। अगला ऑप्शन है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और अगला ऑप्शन है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दोस्तों प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? हमारे ऑप्शन है 1886, 1951,
अगला ऑप्शन है 1891 1956। अगला ऑप्शन है 1877 1961। अगला ऑप्शन है 1889 1961। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1891 1956। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। हमारे ऑप्शन हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946, दोस्तों तिथि याद रखिएगा, 24 अगस्त 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? हमारे ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक दोस्तों तिथि याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची को मिला लेते हैं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? दोस्तों ऑप्शन है हमारे 7, 9, 11, 15। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो कि है 11 अधिवेशन। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? हमारे ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, BN राव। दोस्तों संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव BN राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? हमारे ऑप्शन है N गोपालास्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सरदार पटेल। दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, केवल फर्स्ट और फोर्थ, केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केवल फर्स्ट और थर्ड। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो इस प्रकार हैं: N गोपालास्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात N माधवराव ने पद संभाला और अगले हैं DP खेतान। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद TT कृष्णामाचारी ने संभाला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? हमारे ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? हमारे ऑप्शन है 1948 में, वर्ष 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में। दोस्तों जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है,
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि हमारे ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला ऑप्शन है इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था, या अगला ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। दोस्तों आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों ये थे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।